Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to solve polity question and I have NDA and CDS previous year question. So we are going to do 5 MCQ and I am also going to give you concept and will teach you about the basics. So let's start. So we have this question. So इसमें बोला है कि how many of the pairs given above are correctly match. So इसमें बोला कि पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 10 और पार्ट 12 कौन सा सही है. सो सबसे पहले वी शुड नो अबाउट दी पार्ट्स, दैट हाउ मैनी पार्ट्स डू वी हैव इन आवर constitution. Okay, so currently we have 25 parts. ठीक है. So we have the basic information that in the first part क्या mention है. फर्स्ट पार्ट में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मेंशन है. ठीक है. जो सेकंड पार्ट है इट्स टॉक अबाउट सिटीजनशिप. ठीक है. जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स. जो पार्ट 4 है उसमें क्या है मेरा, DPSP. ठीक है. जो पार्ट 4A है उसमें मेरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो पार्ट 5 है उसमें मेरा क्या है, यूनियन. ठीक है. जो पार्ट 6 है उसमें मेरा क्या है, स्टेट्स. पार्ट 7 हमने रिपील कर लिया था. ठीक है. सो वी हैव पार्ट 8. उसमें मेरा क्या है, यूटी. ठीक है. जो पार्ट 9 है उसमें मेरा पंचायत. ठीक है. जो पार्ट 9A है उसमें मेरा म्युनिसिपैलिटीज़. ठीक है. जो पार्ट 9 मेरा बी है उसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ठीक है. जो मेरा पार्ट 10 है उसमें है मेरा शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरिया. ठीक है. और जो पार्ट 11 है उसमें है मेरा रिलेशन बिटवीन यूटी एंड स्टेट्स. और जो मेरा पार्ट 12 है उसमें है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी. एंड जो मेरा पार्ट 18 है, ये पार्ट 18 ऐसे लिखता हूँ, पार्ट 18 उसमें मेरा क्या, इमरजेंसी. क्या है मेरा, इमरजेंसी. ऐसे भी लिख सकता हूँ पार्ट 18 इमरजेंसी. और जो पार्ट 20 है उसमें मेरा क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. ठीक है. सो इन दी फर्स्ट पार्ट वी हैव यूनियन एंड इट्स territory. In the second part we have citizenship. In third part we have fundamental right. In part 4 we have DPSP. Part 4A fundamental duties. Part 5 union. Part 6 states. Part 8 UTs. Part 9 panchayat. Part 9A municipalities. Part 9B cooperative societies. Part 10 schedule tribal areas. Part 11 relation between UTs and state. Part 12
फाइनेंस प्रॉपर्टी, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन एंड पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो नाउ सॉल्व दिस MCQ. सो आई होप यू ऑल हैव सॉल्व दिस MCQ. सो कह रहा है कि पार्ट 9 एक ए मेरा किससे है, म्यूनिसिपलिटीज से. सो देखो है ना पार्ट 9A, तो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. पार्ट 9B क्या मेरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी सही है. ठीक है. ठीक है. अब जो मेरा पार्ट 10 है, पार्ट 10 इज अबाउट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ना, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया. तो इसने क्या बोला है, इसने रिलेशन वाला बोला है. तो रिलेशन वाला कौन सा है, रिलेशन वाला है पार्ट 11, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. यूनियन एंड स्टेट जो मेरा पार्ट वो है 11, इसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ठीक है. तो इसका मतलब कि जो मेरा पार्ट 10 है इट इज़ रॉन्ग. ठीक है. और जो पार्ट 12 है उसमें क्या है मेरा, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, तो ये भी क्या है, ये भी सही है. सो हाउ मैनी आर करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच कितने, तीन करेक्टली मैच है और एक क्या है मेरा गलत. ठीक है. तो गलत कौन सा है, पार्ट 10, क्योंकि पार्ट 10 में मेरा क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया. और जो मेरा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है वो किस में है मेरा, वो है पार्ट 11 में. और जो मेरा पार्ट 10 है उसमें क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. इफ यू आर फीलिंग आई एम अ बिट स्लो या आई एम अ स्लो, you can just fast the video by making it at 2x. Okay. So I just want to revise you some facts. Fundamental duties were incorporated in our constitution by 42nd amendment, 1976. Initially we had 10 fundamental duties, but by 86 Amendment Act 2002 we incorporated 11 fundamental duty which tells that 6 से 14 साल के बच्चों के लिए will give compulsory free education. ठीक है. 6 से 14 साल के बच्चों के लिए. And the fundamental duties we have taken from USSR, and which committee brought it, it was Swaran Singh committee. Okay. Then fundamental right and DPSP. You have heard about article 44. So article 44 is about Union Civil Code, so it is DPSP. Okay. And fundamental right, you have heard about article 32. So article 32 is heart and soul of the constitution. Okay. So
these are some important facts which I am able to recall right now. Then we have 12 schedule in our constitution. Okay, 11th schedule is about panchayat, and 12th schedule is about municipality. ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है. एंड देन 10th इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन. एंड then 8th is about language. We have 22 language, no, 22 schedule language, and we have added Sindhi language by 21st amendment. 21st से किया था हमने amendment. Then we did 71st amendment जिसमें हमने 3 लैंग्वेज ऐड की थी, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली. ओके. देन 92nd अमेंडमेंट से वी एडेड बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली. ओके. सो let me check whether I have said right or wrong. So what I said, with 21st amendment we added Sindhi language, with 71st amendment we added Manipuri, Konkani and Nepali language, and with 92nd amendment we added Bodo, Dogri, Maithili, Santhali in 8th schedule, which talks about language. Yeah, so I am right that we have 22 language and 21st Sindhi, 71st amendment Konkani, Manipuri, Nepali and 96 बोडो, डोंगरी, मैथाली एंड संताली. सो मैंने इसको याद कैसे किया था? सो वी हैव द फर्स्ट फील्ड मार्शल सर सेम मानिक शॉ. सो आई रिमेंबर मानिक, so Manipuri, Nepali, Konkani. Okay, so and you can remember the 1971 war. Okay, so that's how I remember. And Sindhi तो ऐसे याद हो गया था 21st amendment, and that you have heard this Bodo, Dongri, Maithili and Santhali. ठीक है. Then 7th schedule talks about list, state lists, union list and concurrent list. So we have different topics on this list. I will talk after some time, because otherwise सब कुछ यहीं पे हो जाएगा. ठीक है. So I hope you will able to get some knowledge about this question, that कौन से पार्ट में क्या है. They can ask about कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, या तो they can ask about कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कौन से पार्ट में. सो पार्ट 20 इमरजेंसी पार्ट 18 में. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो मेरा पंचायत है वो मेरा पार्ट 9 में, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो पार्ट 10 है उससे मेरे क्या शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया. एंड जो मेरा पार्ट 11 में उसमें है क्या रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, और जो पार्ट 12 है उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 एटलीस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया है तो मे भी क्या पता आ जाए. ठीक है. ओहो, स्पेस तो यहाँ पे था. सो this is a question. So first try to solve by yourself. Okay. Till then I will see my notes.
Is it bad to teach from notes? I don't think, until we are able to, until or unless समझ नहीं आ रहा है तब दिक्कत है, अदरवाइज सब बढ़िया है भाई. सो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब जो क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट स्पीकर हैज़ पावर टू एडजॉर्न बोथ द houses sign and I. So we should know about speaker. Speaker has power to adjourn house and adjourn sign and I. So what does these two terms mean? Adjourn means कि speaker terminating sitting for definite time, means स्पीकर ने बोल दिया कि भाई आज के लिए वी आर एडजॉर्निंग द हाउस. ठीक है, ठीक है. एंड एडजॉर्नमेंट साइन अ टाइम मीन्स टर्मिनेटिंग सिटिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि स्पीकर ने बताया ही नहीं है कि भाई हम कब मिलेंगे. ठीक है. सो एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट साइन अ टाइम इज डन बाय द स्पीकर. ठीक है. And speaker is in the Lok Sabha and chairman in the Rajya Sabha, or we can say upper house. ठीक है, ठीक है. So here the question is asking the Constitution of India mention. So Constitution of India does not mention this. It is mentioned in rules of procedure and conduct of business. So this statement 1 is wrong. And also we can see speaker has the power to adjourn. So how speaker can adjourn both the house? Because speaker preside in the Lok Sabha. So that's why the first statement here is wrong. Okay, okay. And here we have to absorb this information that it is not mentioned in constitution, it is mentioned in rules of procedure and conduct of business, or we can say in the what, in this. Okay, okay. So and the other term we have the prorogation and dissolution. So here we have only prorogation. So it is done by the president, and here president terminate the session. Okay, just see the difference here. Speaker terminating sitting means आज की sitting, लेकिन when president is doing or calling prorogation, it means end of the session, and dissolution means end of the life of that particular house, means then we will make new assembly. Okay, so on prorogation it is only the speaker who can summon. No, this is wrong, because article 85 explicitly mentioned that president has power to summon, prorogue and dissolve house. So we have to remember this. Article 85 gives power to president to summon, prorogue and dissolve the house. Okay, so here speaker can't do this because it is the power of the president. So many times in examination they just interchange the word. Adjournment is done by president, so it is wrong, it is done by speaker. Okay,
and if they ask prorogation done by the speaker, it is wrong, it is done by the president. And article 85 talks about this summon of the house, prorogation, sorry for wrong pronunciation, I am also learning, and dissolution. So we have to remember this. President can only dissolve lower house, means Lok Sabha, not the Rajya Sabha, because Rajya Sabha is permanent house. Okay, remember this fact. And now just talk some factual information about the speaker. So speaker is chosen from the member of the Lok Sabha, and the election date is fixed by the president. Okay, you have to remember this. And other information is president has the power of casting vote. Casting vote means he will not vote in the first instance, he will vote when there is a case of equality. Means मान लो यहाँ पे इतने वोट हो गए, यहाँ पे भी इतने वोट हो गए, देन स्पीकर आएगा और अपना वोट देगा और किसी पार्टी को जिता देगा. सो स्पीकर डज नॉट वोट इन अ फर्स्ट इंस्टेंस, उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है. ठीक है, बट व्हेन वी वांट टू remove the speaker, or when the removal is under consideration, at that time speaker does not have the casting vote, he vote in the first instance. So we have to remember this. Okay, so when there is a removal resolution, ठीक है, at that time he will vote in the first instance. Okay, and he also cannot preside. Okay, he can maybe he may be present there but cannot preside at sitting. ठीक है, ठीक है. And speaker if you want to remove speaker, you have to give 14 days prior notice कि भाई we want to remove the speaker, and it will be done by the majority of all then members. Remember this, if you want to remove the speaker, you will use majority of all then members. ठीक है, ठीक है. Other important thing is speaker does not take oath. Second thing is when house is dissolved, speaker does not vacate his seat. ठीक है, he will remain till the new general assembly. ठीक है, so we have to remember this thing. So I hope you got this much information from this question. And speaker can give his resignation to the deputy speaker. Deputy speaker को ही अपना resignation देता है. ठीक है, ठीक है. एंड मनी बिल में सारी पावर किसकी होती है? स्पीकर की. मनी बिल में सारी पावर स्पीकर की होती है. So now this question. So first try to solve this question. So we have to tell how many
ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच. ठीक है, ठीक है. सो वी हैव द हाई कोर्ट टॉपिक. So how many high courts do we have in our country? So we have 25. ठीक है, ठीक है. अब we have 28 states and 8 union territory. It means कुछ हाई कोर्ट क्या करते होंगे, सर्व मोर देन 2 states या मोर states. So कौन कौन से वो है हाई कोर्ट? So first we have to remember this fact. Article 231 empowers Parliament to create common high court. Common high court. Okay. So Article 231 empowers Parliament to create common high court for 2 or more states. And it was also done by the 7th Amendment Act in 1956. So you have to remember these 2 facts. ठीक है. So now if we have to solve this question, how I can solve this question, how we can solve this question. So this is our Indian subcontinent or the lower part. So Andaman is here, Lakshadweep is here. Okay, so the question is saying Calcutta High Court also serve Lakshadweep. So Kolkata is here, Lakshadweep is here. So it is not possible कि भाई यहाँ से यहाँ भी तो हाई कोर्ट होगी, यहाँ इधर, लेकिन यहाँ कैसे? सो हम इसको वी कैन सी ये मतलब आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू एलिमेंट, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग दी लॉजिक. ठीक है. देन मद्रास हाई कोर्ट, like I am not sure about this. Guwahati High Court, I am sure about this because we have heard one thing that when there was a conflict between Meiteis and Kukis, it was took place when the Manipur High Court gave their verdict. ना we have heard this news. It means यार ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. And Kerala High Court, Andaman. So where is Kerala? Kerala is here and Andaman is here. So again क्या अंडमान इधर करेगा ना, इधर करना चाहेगा तो इधर कहाँ से? केरला से. So option 4 will be wrong. अब I have to take the risk कि जो मद्रास वाला है will it take the will it have the jurisdiction of Puducherry? So I think Madras is here, but Puducherry is somewhere here. So this option will be 2 will be correct. But I am just taking a guess. ठीक है. But here we will learn, we will not guess. So we have to remember this. जो मेरा गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसके अंदर 4 स्टेट आते हैं. एक तो असम आता है, एक मेरा मिज़ोरम आता है, एक आता है मेरा नागालैंड, एक आता है मेरा अरुणाचल प्रदेश. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. मे बी कल के दिन ऐसे पूछ रहे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो असम, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ठीक है. देन बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आते हैं महाराष्ट्र, गोवा एंड दादरा नगर हवेली एंड दीव. ठीक है, ये आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दीव. देन पंजाब प्लस हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आते हैं पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. ठीक है, ठीक है.
देन जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर एक तो वेस्ट बंगाल का आएगा, दूसरा आता है मेरा अंडमान, क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान निकोबार जाएगा मेरा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो मेरा मद्रास है वो मेरा करता है तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी को, ठीक है, ये सही है। और जो मेरा केरला वाला है, केरला इधर है, तो केरला मेरा करता है केरल प्लस लक्षद्वीप को, किसको करता है, लक्षद्वीप को, तो यहाँ पे लक्षद्वीप। और फिर हमारा जम्मू एंड लद्दाख वाला है। सिर्फ मेरा जो दिल्ली एक ऐसा यूनियन वो है, टेरिटरी, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, बाकी तो सब वही कर रहे हैं, शेयर ही कर रहे हैं। सो अगेन वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो कलकत्ता है उसके अंदर वेस्ट बंगाल और अंडमान आता है, जो मेरा मद्रास है उसके अंदर पुडुचेरी तमिलनाडु आता है, गुवाहाटी के अंदर असम, मेघालय नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। जो मणिपुर है उसका अपना है, और केरला में क्या आता है, मेरा लक्षद्वीप आता है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई थिंक दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आर्टिकल 231 किससे रिलेटेड, तो इट इज़ रिलेटेड टू मेरा कॉमन हाई कोर्ट, जो कि पार्लियामेंट के पास पावर है, और 7th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। सो अगर मुझे हाई कोर्ट का जज बनना है तो मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद मेरे को जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। सो रिमेंबर, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, फिर इन दोनों में से कोई भी एक, कि या तो जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अब मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट का बनना है तब, तो इंडियन सिटीजन, ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स, देन 10 साल के लिए एडवोकेट, 10 साल के लिए एडवोकेट, एंड दिस इज, एंड लास्ट वन क्या है, एक डिस्टिंक्ट जुडिस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो लेट मी चेक अबाउट दिस सेकेंड पार्ट की 10 ईयर्स ऑफ दी 10 ईयर्स एडवोकेट सर्व करना चाहिए, बट इफ इट इज इन हाई कोर्ट और किस में, या सो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सही बात है। ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, ये भी सही है, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ भी ध्यान रखना, ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विश जूरिस होना चाहिए इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी ये तो है ही, बाकी इसके बाद ये क्या सारी मेरी और में है, ठीक है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। So sometime I need to cross check because I don't want to create doubts. So now we have, as per 324 constitution, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है shall not be removed from his office except in, तो ये बताओ कि ये जैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं तो हम किसकी तरह करते हैं, मतलब इनमें से, तो
हम जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करते हैं भाई? सो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है और मुझे इम्पीच करना है, सो इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट को जज को वी हैव टू रिमूव, तो सबसे पहले आपको 100 लोगों का सहमत लेना पड़ेगा इन दी लोकसभा एंड 50 मेंबर कहाँ, मेरा राज्यसभा में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपने मोशन उठाया है किसका, रिमूवल का, देन इट विल बी पास ऑन टू स्पीकर। सो स्पीकर इसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट किया तो एक 3 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें एक मेरा CGI होता है, या फिर उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जज, या CGI ऑफ हाई कोर्ट, या मेरा, या मतलब ये तीनों रहते हैं, एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। ठीक है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो मोशन सबसे पहले 100 लोगों द्वारा लोकसभा में, 50 लोगों द्वारा इन राज्यसभा में, देन स्पीकर के पास जाएगा, एडमिट करेगा या यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। और एडमिट किया तो 3 लोगों के पास जाएगा, कमेटी बनेगी यहाँ पे, CGI या सुप्रीम कोर्ट का जज, CGI ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पे डिस्टिंग्विश जूरिस। ठीक है। अगर इनको लगा कि भाई कि ये बंदा गिल्टी है, तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से इसको, मतलब इनको क्या कर लेगी, रिमूव कर लेगी। ठीक है। एंड इनको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट रिमूव करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट रिकमेंड करता है तब। ठीक है, ठीक है। और ये कैसे पास होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा इन ईच हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। अभी तक कोई भी जज हमारा इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर मेरा ए। ठीक है, ठीक है। सो अगर मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, तब तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जज जैसे वो करते हैं रिमूव, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अदर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना होगा, देन मैं उनको तभी वो कर पाऊंगा रिमूव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही मैं उसको रिमूव कर पाऊंगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा तो हमें पता है कि ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ठीक है। देन दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कह रहे हैं इसमें कौन सा गलत है। सो हमको ये बात पता है क्या, जो आर्टिकल 371 है उसमें स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न मिले हैं, एंड इट इज़ इन पार्ट 21। तो सबसे पहले यार जो आर्टिकल 371 है, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात को स्पेशल कुछ वो देता है पावर्स। ठीक है। देन 371A ये नागालैंड को देता है, रिमेंबर दिस। देन 371B असम को देता है। देन 370C ये देता है मणिपुर को। ठीक है, ठीक है।
तो हाउ आई रिमेंबर दिस, किया जो ए फॉर आता है असम, लेकिन यहाँ पे ए फॉर असम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बी फॉर असम आएगा। तो 371 बी असम से और 371 ए मेगा नागालैंड से, और 371 मेगा महाराष्ट्र एंड गुजरात से, और सी क्या है मेरा मणिपुर। फिर यहाँ पे जो डी है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से रिलेटेड है, एंड ई क्या है मेरा, ई है जो आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। फिर मेरा एफ आता है, एफ आता है सिक्किम से, सिक्किम। फिर जी आता है, जी देखो मिजोरम लिखते हैं, मिजोरम ऐसे, मिजोरम, तो इसमें भी जी, इसमें भी जी, भले यहाँ पे आ रहा है जेड पर समझ लो जी, मिजोरम। ठीक है, ठीक है। देन जी, फिर एच, एच देखो एच कैसे याद करना है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एच। फिर आई गोवा, फिर जे कर्नाटका, कर्नाटका। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस आर्टिकल। सो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, अगर डेली पढ़ोगे ना तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, याद हो जाएंगे। सो आर्टिकल 371 सही है कि भाई नागालैंड के लिए, बी सही है भाई असम के लिए, सी सही है भाई मणिपुर के लिए, डी गलत है आगे, तो डी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ई क्या यहाँ पे आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। सो इनमें जो आर्टिकल 371 है, इसमें जो मेरा वो है क्या बोलते हैं, नागालैंड को है, नागालैंड को कुछ स्पेशल पावर दी गई है कि अगर पार्लियामेंट को कुछ वो बनाने हैं, लॉ बनाने हैं, ठीक है, तो दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ दी नागा पीपल, और जो नागा की गवर्नमेंट होगी उनकी। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोज फोर पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें क्या था, उनका कस्टम था, ठीक है, और उनका ओनरशिप ऑफ लैंड था, ये था कि उन पे अगर कुछ भी तुम्हें लॉ बनाना है यू हैव टू आस्क दी नागालैंड गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे बी सी एंड you can see all of these article in details, or otherwise I will make another videos on details. So you can see that part यहाँ पे 371 में ये तो सिंपल PDF है, मतलब PDF क्या मतलब सिंपल है। ठीक है, सो यहाँ पे 371 महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच देखो एच आ रहा है इसमें, एच आई गोवा, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, सो इट इज़ अबाउट दी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट दिस की कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और वेरी रिजिड, इट इज़ सिंथेसिस ऑफ both. So in constitution what we can do, we can do addition, we can repeal, and we can do some variation. So remember these 3 points ki addition or variation and repeal. ठीक है, we can do with any provision. ठीक है, ठीक है। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वी हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशव नंदा भारती केस में वी हैव टॉक अबाउट दिस कि यार यू कैन, पार्लियामेंट को बोला यू कैन डू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, सो हाउ आई विल डू, या हाउ इट टेक्स प्लेस। सबसे पहले तो बिल आता है ना, कोई भी चीज़ का बिल आता है, तो बिल को मेरा या तो मिनिस्टर लेके आएगा या फिर कोई भी मेरा प्राइवेट मेंबर होगा वो लेके आएगा, मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है। अब बिल मेरा कोई से भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, या फिर मेरा जो वो है क्या राज्यसभा, उसमें आ सकता है, लोअर हाउस या अपर हाउस किसी में आ सकता है, लेकिन मेरा स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल
नहीं आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ठीक है। अब जो बिल होगा वो मेरा ईच हाउस में क्या होगा, स्पेशल जो मेजॉरिटी है उससे पास होगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से मेरा मेरा पास होगा दोनों हाउस में। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ पे मुझे फेडरल चेंज करना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब मुझे पावर में चेंज करना होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ क्या होता है, हाफ ऑफ द स्टेट की मुझे वो चाहिए होती है परमिशन विद हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, विद हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सो हमारा क्या होता है कि एक तो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की, हाफ ऑफ द स्टेट का मेरा क्या रेटिफिकेशन विद सिंपल मेजॉरिटी। सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जो बिल है वो हमारा जाता है किसके पास, बिल विल गो टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती, कोई भी वीटो पावर नहीं होती है, ही हैज़ टू गिव हिज कंसेंट। और वी हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। दूसरा, वेल हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी डोंट नीड प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो मैंने क्या बोला, बिल आएगा लोकसभा या राज्यसभा में किसी में पास हो सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से, दोनों हाउस में। लेकिन अगर मुझे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना है, मतलब इफ़ यू हैव टू चेंज इन पावर, जहाँ पे स्टेट भी वो हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स भी मेरे इन्वॉल्व होंगे विद सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। सो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दो टाइप से हो सकता है, एक तो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स और सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, उससे हो सकता है। फिर जब दोनों हाउस में मेगा पास हो गया, देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को अपना कंसेंट देना पड़ेगा, नो वीटो, कोई भी वीटो पावर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब वी हैव टू सी कि कौन कौन से स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, कौन कौन से स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, और कौन कौन से स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन होता है उसमें। सो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है मेरा डीपीएसपी और मेरा फंडामेंटल राइट्स, और जो इस वाले में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्टेट्स की अगर वो चाहिए मुझे राय, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कुछ चेंज करना है, देन मुझे ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे 7 शेड्यूल में कुछ चेंज करना है, 7 शेड्यूल, क्योंकि 7 शेड्यूल में क्या मिलेगी, वो है ना पावर्स, स्टेट्स, मेरा यूनियन लिस्ट, ये सब। देन जीएसटी हो गया, देन सुप्रीम कोर्ट एंड मेरा हाई कोर्ट हो गया। ठीक है। अगर मुझे एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स को वो करना है, इनकी पावर को चेंज करना है, देन आई विल यूज, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अगर मुझे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट में कुछ चेंज करना है, देन आई विल यूज दिस। और अगर मुझे आर्टिकल 368 में वो करना है चेंज। ठीक है, ठीक है। अब कुछ मेरे सिंपल मेजॉरिटी से भी होता है, लेकिन उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोलता हूँ। जैसे मेरा क्या होता है,
आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, ठीक है, और मेरा 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में। जैसे अभी क्या होता, केरला का नाम क्या होता, केरलम से केरलम किया था। सो ये मेरा सिंपल मेजॉरिटी से हुआ था एंड इट वाज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ठीक है। सो जो ये इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, वही तो सीखा हम, दोनों हाउस में लेके आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शुड बी पास इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इसको ही स्पेशल मेजॉरिटी इसी को बोलते हैं कि हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स दैट प्रेजेंट इन वोटिंग। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखो, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी ratified by the legislature of not less than 1/2। कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करूँगा उसमें मुझे हाफ ऑफ द स्टेट का वो चाहिए रेटिफिकेशन। ये तो गलत है ना, सब में थोड़ी चाहिए, सब में क्यों, हमने बोला किस में चाहिए, इनमें चाहिए, इन वालों में, 7th शेड्यूल, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट डीपीएस में करना चाहिए तब थोड़ी ना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये उसने ऑल गलत लगा दिया, तो ऑल गलत लगा दे तो ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन 1 and 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो रिमेंबर दिस थिंग, इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं एंड रिमेंबर दिस एज इट इज बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सो now this question is also very important. I have seen this one. So मेरे को बताना है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर ऑफ द स्टेट, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इक्वल पे होते हैं, देन ये सब। अब ये तो मुझे याद रहता है कि आप प्रेसिडेंट से टॉप पे आता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर भी तो है, मोदी जी कैसे पीछे रहेंगे, नहीं रहेंगे पीछे। उसके बाद गवर्नर, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जैसे फिर प्राइम मिनिस्टर होता है देश का और स्टेट क्या होता है गवर्नर, तो गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी मेरा प्राइम मिनिस्टर, फिर सीजीआई एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अब देखते हैं क्या इतनी इंफॉर्मेशन से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखो पहले क्या था, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे पीछे रहेंगे, फिर स्टेट का गवर्नर, अच्छा गवर्नर, फिर से कहानी शुरू होगी किससे, मेरा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, फिर मेरा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से। तो देखो गवर्नर 2 पे आएगा, ठीक है, सबसे मेरा आगे आएगा मेरा गवर्नर, फिर मेरा 2 ये 3 फिर 4 और फिर 1, तो 2 3 4 ऑप्शन बी। तो देखते हैं यार, देखो मैंने अभी इसको कैसे याद किया, देखो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फिर लोकसभा का ये। ठीक है, तो इसको मुझे अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू देयर वो रैंक। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अंडरस्टूड क्या ही करना था, ये सिंपल ही याद करने वाला है ये। ठीक है, फिर देखो 7 पे क्या क्या, 7वें पे है मेरा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फॉर्मर क्या है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस, ये सब है, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, ये फिर एम्बेसडर हो गया, फिर यहाँ पे देखो एम्बेसडर, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब देख लेना, अटॉर्नी जनरल, ये चेयरमैन ऑफ स्पीकर, ये सब देख लेना, ये सब।
ठीक है, तो इनको देख लेना भाई। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। क्या कंसिडर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो क्या रह चुका है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर सिंपल है यार, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, ये सारे लोग क्या थे। अब यार ये क्वेश्चन बहुत ही याद किसे रहते हैं ये सब, तो देख लो भाई, ये तो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, फिर यहाँ पे ये तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर भाई ये पता नहीं नाम, ये पीडीएफ ढंग से नहीं बनी है भाई, देख लो भाई देख लो। जेल सिंह है यहाँ पे, और कौन से यहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो पता ही है मुझे सारे। ठीक है, तो इनको बस एक बार देख लेना भाई, क्योंकि ये तो स्टैटिक है। ठीक है, फंस गया, ठीक है, तुक्का लग गया। तो इसमें ऑप्शन क्या थे, दो तो सही थे, ये नहीं था, दिस वॉज रॉन्ग। सो ऑप्शन 2 बस 2 करेक्ट है, हाउ मैनी स्टेटमेंट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। थैंक यू।